नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। लोकसभा में आज जमकर हंगामा हुआ और सब के सब संविधान विशेषज्ञ नजर आए। हालांकि संविधान पर ये जानकारी, ये विशेषज्ञता कल से ही जाहिर करनी शुरू कर दी थी और शुरुआत हमेशा डिग्री दुबे से ही होता है। कल डिग्री दुबे ने यानी निष्कांत दुबे ने बताया था कि अनुच्छेद 94 के मुताबिक जब लोकसभा के स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव है तो और कोई एडजर्नमेंट मोशन या स्थगन प्रस्ताव कैसे ला रहे हैं? ये तो संविधान ही नहीं जानते हैं, लाल किताब लहराने वाले। लेकिन फिर मैं वो रिपीट करूंगा, इस देश की अनभिज्ञता और अशिक्षा का ये इतना नाजायज फायदा उठा रहे हैं कि संविधान की जो व्याख्या करते हैं, आज अगर संविधान सभा में लोग होते ना तो या तो उसी कमरे में इनको बंद कर लेते और नहीं तो सबके सब कहीं चले जाते, एकांतवास में हिमालय चले गए होते। संविधान सभा में जो बैठे थे, संविधान बनाए थे, जो सोच करके जो मंतव्य था। फिर मैं आज संविधान की कुछ तकनीकी पहलुओं पर चर्चा करूंगा, क्योंकि आज बवाल हुआ है जमकर। अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा में जगदंबिका पाल, बड़े वाले, बिरला से बड़े वाले, उम्र में भी बड़े हैं, तजुर्बा में भी बड़े हैं और अब तो कुर्सी पर अपनी काबिलियत भी दिखा रहे हैं कि बिरला से भी काबिल है। तो जगदंबिका पाल कैसे बैठ सकते हैं या नहीं सकते हैं इसी पर बवाल शुरू। किरण रिजिजू ने उस पर विपक्ष को आड़े हाथों लेना शुरू किया अपने लॉजिक से, उन लोग के जो लॉजिक होते हैं। लेकिन इधर से गौरव गोगोई और वेणुगोपाल दोनों ने कमान संभाली। जब लगा कि ये तो जगदंबिका पाल को कुर्सी से उतरवा देंगे तो अमित शाह खड़े हुए, संविधान के सबसे बड़े मर्मज्ञ, शुरू से ही संविधान के मर्मज्ञ हैं। हरेन पांड्या और उसके पहले से मतलब पूरा, और उसके बाद आगे तक काफी दूर तक वो मर्मज्ञ हैं, आप समझ ही सकते हैं। तो उन्होंने बताया कि नहीं, 96 क्या कहता है अनुच्छेद, 94 क्या कहता है अनुच्छेद पर आए कि अपोजिशन को पता नहीं है और बैठो जैसे होता ना, बैठ जाओ, मैं बोल रहा हूं, अब बता रहा हूं। अब जब हम डायरेक्ट साक्षात ईश्वर बता रहे हैं तब भी भक्त नहीं बैठेंगे, बैठ जाओ सबके सब। ये जम करके ड्रामा चला, रिजिजू फंस गए तो इनको बचाने के चक्कर में, उबारने के चक्कर में इनको खड़ा होना पड़ा। और इस चक्कर में जब आप समझेंगे पूरे मामले तो 7 साल तक इस लोकतंत्र को किस तरह से चलाया है मोदी जी ने, वो भी आपको दिख जाएगा। और यह भी मैं साथ में कह दूं, 7 साल से लोकतंत्र ऐसे चला है और उस लोकतंत्र का साझीदार विपक्ष बना रहा है। भले हंगामा किया तो विपक्ष भी जिम्मेदार है। उस संसद में बैठने नहीं चाहिए जिस संसद में आप लोकतंत्र को तार तार कर रहे हैं। और आज मैं भी अनुच्छेद बताऊंगा। लाइए हेमंत अत्री जी को, हेमंत भाई जोड़ो भाई, स्वागत है हेमंत भाई। थोड़ी लंबी बाइट है लेकिन पहला वाला गौर से सुनिएगा कि जगदंबिका पाल को आसन से उतारने के लिए क्या कहा गौरव गोगोई ने, वो सुनिए। और यह अविश्वास प्रस्ताव आया क्यों, 20 बार बिरला ने राहुल को रोका, ये आगे सुनवाएंगे। लेकिन पहले जरा ये हिस्सा सुनिए, यहीं से समझने की शुरुआत करते हैं हम लोग। सभापति सभापति महोदय, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। आज की इस चर्चा में जब मैं भाग लेने जा रहा था तो मेरी शुरुआत अलग थी, लेकिन अब जो हमने हाउस में विटनेस किया, मैं सीधा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन नबाम रेबिया वर्सेस डिप्टी स्पीकर में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, मुझे उनकी बात पहले याद आ रही है। क्योंकि उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, द स्पीकर इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ सेंस ऑफ एलिवेटेड इंडिपेंडेंस। इस पे रूलिंग आ चुकी है। सर मैं तो भाषण दे रहा हूँ, मैं तो चर्चा दे रहा हूँ सर, मैं तो चर्चा में भाग ले रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि मेरी चर्चा की शुरुआत अलग थी। अभी हाउस में जो मैंने विटनेस किया वो मेरा ध्यान सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में ले गया, जो जजमेंट मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं।
the speaker is expected to have a sense of elevated independence, impeccable objectivity, and irreproachable fairness, and above all, absolute impartiality. Impartial का एक्सपेक्टेशन होता है जो भी स्पीकर साहब होते हैं या स्पीकर साहब के चेयर पे बैठते हैं। तभी मैंने आपको अनुमति दी है, मैं तो जावेद साहब को देता, मैं जावेद साहब को देता। आपका संकल्प नहीं है, आप क्यों नहीं? संकल्प जावेद साहब का है और फिर भी ये चेयर आपको अनुमति दे रहा है और इस चेयर के संकल्प परंपरा है। संकल्प नहीं, कभी परंपरा है, उसका परंपरा है। कहाँ परंपरा है? परंपरा है। आप मैं बताऊं रिकॉर्ड देखिए, नहीं, 54 रिकॉर्ड देखिए, 94 क्या परंपरा है? 1987 में सोमनाथ चटर्जी ने दिया था, उन्होंने शुरू किया, कहीं नहीं, आप परंपरा दिखा दी। अविश्वास पार्टी का टाइम मत काटेगा सर, पार्टी का टाइम मत काटेगा। आप बैठिए सुरेश जी, आप बैठिए। सर मैंने दोबारा कहा, मुझे लगता नहीं कि कुछ आपत्तिजनक बात की मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ये एक्सपेक्ट करता है अपने नवाब रेबिया के जजमेंट में जो स्पीकर है और जो भी स्पीकर के चेयर पर बैठता है वो इम्पार्शियल होगा, वो न्यूट्रल होगा, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। दूसरी बात है जो आज ये जो पूरा चर्चा जिससे शुरुआत हुआ, वो चर्चा शुरुआत हुआ आर्टिकल 96। आर्टिकल 96 में क्या लिखा है? उसमें लिखा है द स्पीकर और द डेप्यूटी स्पीकर नॉट टू प्रिसाइड while a resolution for his removal from office is under consideration. The key word is the speaker cannot preside. He might be present, but he cannot preside. अब मैं ये पूछना चाहता हूं कि स्पीकर ने एक पैनल ऑफ चेयरपर्सन बनाया, तो पैनल में कई चेयरपर्सन हैं। इस पैनल में कौन से चेयरपर्सन चेयर पर बैठेंगे ये कैसे डिसाइड हुआ? ये कैसे डिसाइड हुआ सर? ये किसने डिसाइड किया सर? 96 मैं दोबारा पढ़ देता हूं, संविधान में लिखा है द स्पीकर नॉट टू प्रिसाइड व्हाइल अ रेजोल्यूशन फॉर हिज रिमूवल फ्रॉम ऑफिस इज अंडर कंसिडरेशन। मैं पूछना चाहता हूं, वी आर कंसिडरिंग अ रेजोल्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफ द स्पीकर फ्रॉम हिज ऑफिस। हाउ हैज इट बीन डिसाइडेड दैट Chairperson Honorable Jagdambika Pal ji will be sitting on the chair, sir? How, sir? How? Sir, from the panel. How, sir? How, sir? Let the record, please, sir. Let the record state we are registering our strongest protest that the House has no record of from the panel of chairperson. The chairperson currently occupying should be the person presiding. The House has no record, sir. Let that be go. इस पे मैंने एक रूलिंग दिया कि स्पीकर साहब का ऑफिस वैकेंट नहीं है। स्पीकर साहब हैं, जब तक वो आज चर्चा हो के इस पे एडॉप्शन न हो बहुमत से कि वो स्पीकर नहीं हैं, तब तक वो स्पीकर हैं। हाँ है। और स्पीकर को ये पावर है डिसाइड करने। नहीं है सर, नहीं है सर, यही गलत है सर, ये गलत है सर। ये स्पीकर नॉट टू प्रिसाइड while a resolution for his removal from office is under consideration, cannot preside, तो कहाँ है पावर सर? लंबा था लेकिन सुनिए, अभी समझिए। मुझे लगता था कम से कम एक मामले में लगता था कि ये पढ़ा लिखा आदमी है आसन पर, लेकिन वो भी ये रूलिंग दे दी, मतलब ये सबसे ऊपर हो गए हैं। ये बाबा साहब से और राव से सबसे ऊपर हो गए, ये रूलिंग दे दिए हैं। अभी हम 96 पर आते हैं, जरा अगला लाइए, अगला नेक्स्ट क्लिप। प्रेसाइडिंग का पावर नहीं है। अध्यक्ष जी मैं इनको टोकना माननीय गृह मंत्री, अरे भाई बैठो ना, बैठ जाइए, नहीं बैठ जाइए क्या? माननीय अध्यक्ष जी, माननीय गृह मंत्री, मैं इनको टोकना नहीं चाहता। प्रिसाइड शब्द प्रयोग जो किया गया है संविधान के अंदर, वो हाउस को प्रिसाइड करने के लिए किया गया है। ऑफिस समाप्त नहीं हो जाती, नहीं हुआ वही हाउस जब मतलब सदन जब चुनाव में जाता है तब भी स्पीकर का ऑफिस चालू रहता है, ये पद खाली नहीं रह सकता। ये जो गलत इंटरप्रिटेशन करे, एक सीमित उद्देश्य के लिए ही मैं खड़ा हूं। मैं इसमें कह दूं,
अब ये कह दूं, जो बात कहा था जगदम्बिका पाल ने वही रिपीट किया। इन्होंने कहा गलत इंटरप्रिटेशन नहीं किया जा सकता। गलत इंटरप्रिटेशन पे भी आगे चर्चा करेंगे, कौन गलत इंटरप्रिटेशन कर रहा है, और स्पीकर का पद खाली रह सकता है कि नहीं रह सकता है, प्रिसाइड कैसे कर सकता है, उस पर भी चर्चा, उसी पे चर्चा करेंगे हम लोग। हम लफाजी में और इधर उधर हवाई बातें नहीं करेंगे, बिल्कुल टेक्निकल आज बात इस कार्यक्रम में। इसके बाद जरा अगली क्लिप लाइए वेणुगोपाल, 96 पर बहुत चर्चा है। Pertinent point relating to the constitution is raised here. When a removal of speaker's motion is taken up, it is very clear in Article 96, speaker cannot sit in the chair. The actions of the speaker also cannot be admitted by that point of time. You are appointed by the speaker of the Lok Sabha. You are sitting there as the panel of chairman appointed by the speaker of the Lok Sabha. Here, this is not at our fault. Last 7 years, around 7 years, the government is not ready to appoint the deputy speaker itself. That is very big. Sir, 93. Sir, Article 93. The House of the People shall, as soon as may be, choose 2 members of the House to be respectively Speaker and Deputy Speaker thereof, and so office of the House of the Speaker or Deputy Speaker become vacant. Sir, this is the situation, sir. Immediately after the election, Speaker and Deputy Speaker to be elected. Last 7 years, you are not elected a Deputy Speaker. You created a constitutional vacuum. You created a constitutional vacuum, sir. Sir, who is with that? Therefore, this question is very clear. Article 96 is very clear. Therefore, the House has to, sir, my submission is, sir, the House has to select a person to sit in the chair. Sir, then they can conduct. आप बैठ जाइए। चलिए, ये वेणुगोपाल को हम बहुत और जगहों पर करते हैं, लेकिन वेणुगोपाल ने आज जो सदन में जैसे बोला है ना, कम से कम चाहे तत्कालिक उनका वो हो उस समय, लेकिन यहाँ पर जगदम्बिका पाल के मुंह से बतास नहीं निकल रहा था। जगदम्बिका पाल की स्थिति आप देखिए, इसमें कुछ नहीं बोल पाए, और सामने कैमरा गया था उधर माननीय गृह मंत्री जी पर भी। माननीय गृह मंत्री जी भी नहीं हिलडुल पा रहे थे उस समय कि बतावें 96 क्या है। अब जरा 96 पर चलते हैं, फिर मैं चलूंगा हेमंत भाई के पास, क्योंकि 96 पर पहले जरूरी है 96 और 93 क्लियर करना। 96 की आड़ में और इंटरप्रिटेशन क्या है और प्रिसाइड क्या कर सकते हैं, सब 96 और 96 जितने लोग वहां बोले हैं सबने 2-2 लाइन बोला। पूरा 96 में बताता हूं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 96 ये निर्धारित करता है कि जब लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो तो वे सदन की कार्यवाही की अध्यक्षता नहीं कर सकते। बिल्कुल साफ लिखा है, सदन की कार्यवाही की अध्यक्षता नहीं कर सकते। वे उस दौरान सदन में उपस्थित रह सकते हैं, बोल सकते हैं और वोट कर सकते हैं, लेकिन पीठासीन अधिकारी नहीं बन सकते। पीठासीन वही प्रिसाइड नहीं कर सकते। अब आगे इसमें चलिए, और प्रमुख प्रावधान, अध्यक्षता न करना। यदि स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव है तो वो सदन में उपस्थित होने पर भी पीठासीन नहीं होंगे। जिस अध्यक्ष ऑब्लिक उपाध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव है वो सदन की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, जिसे बैठेंगे वो सांसद के रूप में, बोलेंगे भी और वोट भी करेंगे, मतदान भी कर सकते हैं। मतदान की सीमा बराबर मत होने की स्थिति में निर्णायक मत वो नहीं दे सकते हैं। ये भी समझिए, अगर कभी ऐसे हो गया कि टाई हो गया तो जैसे स्पीकर होता है टाई में निर्णायक वोट दे सकता है, उसको परमिशन होता है, लेकिन जब वो स्पीकर नहीं रहेगा पीठासीन तो वो निर्णायक वोट नहीं दे सकता है। उपाध्यक्ष की स्थिति, यदि उपाध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव है तो समान प्रक्रिया अध्यक्ष वाली उस पर लागू होती है। अब इसको समग्रतम क्या कहते हैं, हमेशा क्या है हमारे यहाँ पिक एंड चूज, एक हिस्सा उठाते हैं। अब जब 96 को आप देखते हो तो 93 उसके साथ जोड़ना पड़ेगा, 96 के साथ 93 जोड़िए। अनुच्छेद 93 लोकसभा को अपने सदस्यों में से एक स्पीकर यानी अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष यानी डिप्टी स्पीकर को जल्द से जल्द चुनने का प्रावधान करता है। एज सून एज अर्ली, वो बोल रहे थे अंग्रेजी में कुछ, जल्द से जल्द चुनने का प्रावधान करता है। जल्द से जल्द, इस पर ध्यान रखिए।
जब भी ये पद रिक्त होते हैं, जब भी ये पद रिक्त होते हैं, लोकसभा किसी अन्य सदस्य को अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में चुनती है। मतलब रिक्त हुआ भी, एक तो गठित हुआ तो जल्द से जल्द चुनो, रिक्त हो तो फिर चुन लो तत्काल। यह एक अनिवार्य, अगला फिर सुनिएगा, अनिवार्य शब्द, अनिवार्यता सब समझते हैं, अनिवार्य, कंपल्सरी। यह एक अनिवार्य संवैधानिक प्रक्रिया है जो सदन की कार्यवाही को व्यवस्थित रखती है। अनिवार्य संवैधानिक प्रक्रिया। अब लोकसभा का सदस्य अपने बीच से ही स्पीकर और डिप्टी स्पीकर चुनते हैं। पूरा मैं बता दूं 93, इनके लिए कोई विशेष योग्यता नहीं होती है, बस सिर्फ लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। यदि पद खाली होता है तो सदन को यथाशीघ्र नया चुनाव करना होता है। समयावधि नवनिर्वाचित लोकसभा के पहले सत्र के बाद राष्ट्रपति की देखरेख में इसका चुनाव होता है। डन। अब देखिए टाल के बैठने पर क्यों आपत्ति हुई। 7 साल हो गया, 5 साल पुराना वाला और 2 साल ये होने जा रहा है 19 से डिप्टी स्पीकर नहीं है, और संविधान लिखा है कि एज सून एज पॉसिबल, मतलब शीघ्र, जल्द से जल्द चुनाव करने का प्रावधान है और एक अनिवार्य प्रक्रिया है। लेकिन अनिवार्य प्रक्रिया को ये संविधान बता रहे थे ना, अमित शाह संविधान बता रहे थे। जब 96 बताओ तो 96 के साथ 93 भी एक बार पढ़ के आइए आप माननीय गृह मंत्री। ये अनिवार्य प्रक्रिया है जल्द से जल्द चुनने का। आप 2019 से और 2026 हो गया डिप्टी स्पीकर नहीं रखे। अब जब डिप्टी स्पीकर नहीं रखेंगे तो फिर 96 पर चलिए, फिर 93 से 96 पे फिर चलिए। बस 1 मिनट आपके पास आ रहा हूं। जब आपने डिप्टी स्पीकर नहीं रखा और स्पीकर, जब भी स्पीकर या डिप्टी स्पीकर में हमने कल बताया था, जब 94 की चर्चा की थी, कल 94 की चर्चा की थी कि अगर स्पीकर इस्तीफा देता है तो डिप्टी स्पीकर को सौंपता है, डिप्टी स्पीकर को इस्तीफा देना है तो स्पीकर को सौंपता है। कोई राष्ट्रपति के पास नहीं जाता या सीजेआई के पास, इनका एक दूसरे को देना होता है इस्तीफा। आपने डिप्टी स्पीकर रखा। जब 96 की स्थिति आती है कि अगर कोई भी अविश्वास प्रस्ताव आया है तो पीठासीन प्रिसाइड नहीं कर सकता है स्पीकर। अगर स्पीकर पे है, डिप्टी स्पीकर पे है तो वो नहीं प्रिसाइड कर सकता। तो जब वो पीठासीन नहीं होता, स्पीकर पे आता है तो डिप्टी स्पीकर पीठासीन होता है। वही लोकसभा का कार्यालय, स्पीकर का कार्यालय जिसको कहते हैं, स्पीकर का कार्यालय का मतलब क्या होता है कि ओम बिरला का कार्यालय नहीं। दिक्कत तो ये है, ये समझने की कोशिश करिए माननीय गृह मंत्री जी। मैं फिर बड़े आपको सम्मान से बता रहा हूं इस बात को, और इस पर बड़ी चर्चा आपके साथ करने तैयार हूं क्योंकि आप बहुत योग्य आदमी हैं, मुझे जो जानकारी है। ये ओम बिरला का दफ्तर नहीं है, कोटा हाउस नहीं है, वो स्पीकर का दफ्तर है। स्पीकर के दफ्तर का मतलब ये नहीं होता है कि स्पीकर ही उसमें चलाता है। जब स्पीकर, जैसे ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट जब मतलब राष्ट्रपति का दफ्तर, 1-1.5 मिनट हेमंत भाई, टेक्निकल मसले में थोड़ा समझ। जब राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं होता है, राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है, तो किसके पास जिम्मेदारी होती है? उपराष्ट्रपति के पास होती है। जब उपराष्ट्रपति के पास होती है तो ऐसा तो है नहीं कि ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट राष्ट्रपति के दफ्तर पे ताला लग जाता है, राष्ट्रपति का ही दफ्तर होता है। तब तो कह दो कि नहीं, जो राष्ट्रपति रिक्त हुआ है, जो इस्तीफा दिए हैं, या जो मान लिया दुनियम नहीं रहे, वो ऊपर से ही ऑर्डर करेंगे, वो स्वर्ग से करेंगे ऑर्डर। ऐसे थोड़ा होगा भाई, वो ऑफिस होता है, ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट है, ऑफिस ऑफ स्पीकर है, नॉट ऑफिस ऑफ ओम बिरला। तो वो उपराष्ट्रपति उस ऑफिस पे डिसीजन लेता है। इसीलिए 93 और 96 को जब आप जोड़ेंगे तो जब स्पीकर के ऊपर अविश्वास प्रस्ताव होता है तो स्पीकर के ऑफिस को डिप्टी स्पीकर डिक्टेट करता है, वो ऑफिस ऑफ स्पीकर होता है, लेकिन निर्णय डिप्टी स्पीकर लेता है। वो ऑफिस ऑफ स्पीकर जो है वो परमानेंट है, बिरला नहीं परमानेंट है, ऑफिस ऑफ स्पीकर परमानेंट है कि चुनाव में जाने पर भी ऑफिस ऑफ स्पीकर एक्टिव होता है। यह बात जब जाइए तक भीतर तो उसका एक एक फिर परत खोलना पड़ेगा। इसलिए आपने 2019 से आज तक डिप्टी स्पीकर न रख करके संविधान को वैसे ही श्रद्धांजलि दे दी।
संविधान का तो अब आप लोग के मुंह से नाम ही अच्छा नहीं लगता है। हेमंत भाई के पास अब चलते हैं। हेमंत भाई, अब आपके हवाले, जरा बताइए ये कैसा विश्वास प्रस्ताव है? अच्छा, एक बात और, ये कैसे बैठ सकते हैं? ये तो डिप्टी स्पीकर है नहीं, ये तो पैनल में है, इनको तो स्पीकर चुना हुआ है। स्पीकर, पैनल क्या होता है? स्पीकर अपने सहायता के लिए कुछ सांसदों को पैनल ऑफ स्पीकर में रखता है। ये कैसे बैठेंगे जगदम्बिका पाल? रूलिंग दे के बैठ जाएंगे? कैसे बैठेंगे? आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, आपकी समस्या ही सबसे बड़ी ये है कि आप डंके के दौर में, जो पूरी दुनिया में हमारा डंका बज रहा, आप इस तरह की नकारात्मक बात लेकर के आ जाते हैं। आप डंका सुनिए। आप लोकसभा की बात कर रहे हैं। इस देश में तो ऐसे ऐसे क्रांतिकारी चीफ जस्टिस हुए जिसने खुद ही बैठ के अपना ही केस सुन लिया था, और वो भी आजकल राज्यसभा के अंदर है, नॉमिनेटेड। तो आप नए भारत की कल्पना जो है ना, मेरे और आपके उससे बाहर की चीज है। जो मोदी जी ने नया भारत बनाया है उसमें बहुत बड़ी तपस्या लगती है। ये बात करें 392 की, 93 की, 96 की, मैं सिर्फ एक सवाल पूछ रहा हूं कि 2019 से लेकर आज तक स्पीकर किस प्रावधान के तहत नहीं बनाया संविधान के, वो बता दीजिए। प्रावधान है संविधान में संसद की जो संचालन है उसके प्रावधान क्लियरली मेंशन है कि एक स्पीकर होंगे, एक लोकसभा डिप्टी स्पीकर होंगे, एंड एट द अर्लीस्ट पॉसिबल उनका चुनाव होगा। ठीक, अब सारी चीजों को छोड़ दीजिए, आप तो बहुत लंबा बात, मैं सिर्फ उनसे पूछ रहा हूं जो ये ज्ञानी अमित शाह बैठे थे, रिजिजू बैठे थे, सारे ज्ञान के भंडार है, सागर है। बस एक वो सेक्शन दिखा दीजिए जिसमें ये लिखा हो कि डिप्टी स्पीकर का पद सरकार जब चाहे भर सकती है, जब चाहे खाली रख सकती है, वो सेक्शन दिखा देगा। जो चीज संविधान में मैंडेटरी है वो 7 साल से खाली क्यों है, जवाब इसका दे देते। आप तो टेक्निकलिटीज में चले, वो सेक्शन दिखाओ मुझे जहां पर बिना डिप्टी स्पीकर के सदन चल सकता हो, वो दिखा दीजिए। वो नहीं है तो उस पर बात नहीं करेंगे। दूसरी बात आपने कही कि पैनल पैनल उसका बिड़ला का है, और ये महोदय जो बैठे थे इनको तो सब जानते हैं, बिड़ला का ना भी पैनल हो, इनकी तो सारी चीजें सबको पता है। वो किसी को भी, जब आप खुद चेयर पे नहीं बैठ सकते तो आप किसी और को नॉमिनेट कैसे कर दोगे? संविधान आपको वर्जित करता है कि जब आपके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया हो आप चेयर पे नहीं आएंगे, ये मेंशन्ड है ना। तो जब आप नहीं आ सकते तो आपका बंदा जिसको आपने नॉमिनेट किया हो या आपका पैनल है, वो आदमी कैसे बैठ सकता है उसके आसन के ऊपर? इसका जवाब दे दीजिए। और कितने क्रांतिकारी अमित शाह जी देखिए संसद में कैसे बोल रहे हैं, जैसे ये उनका मंत्रालय है, ऐसे ही बोलते हैं, उनका स्टाइल है। इन 2 सवालों का जवाब देते हैं कि जो आदमी खुद संसद पे नहीं बैठ सकता संविधान के मुताबिक, उसका नामांकित व्यक्ति कैसे बैठ सकता है? एक, और वो धारा बता दे, संविधान का अनुच्छेद बता दे जिसमें आप बैठ नहीं सकते और डिप्टी स्पीकर का आप चुनाव ना करें, किस उस प्रावधान के अंदर है? इनको नहीं पता इस बात का। वही चीफ जस्टिस जिसने अपने खिलाफ केस सुना था, राज्यसभा में नॉमिनेट करके लाई। तो यहां तो नए भारत की तरीके से चीजें हो रही हैं। और गजब देखिए, आप तो चूंकि अपन बीच में शो करने लग गए थे, अविश्वास प्रस्ताव किस बात पे आशीष भाई? कि स्पीकर की कार्यप्रणाली से विपक्ष संतुष्ट नहीं, इसी पे अविश्वास प्रस्ताव। आप जो विपक्ष बोल रहा है, जो विपक्ष ने बोला, सबने इस लाइन पे बोला, भाई क्या क्या काम ओम बिड़ला ने किए जो नहीं करने चाहिए, ठीक, सबने। और जो भी सत्ता पक्ष या सहयोगियों की तरफ से बोला, वो पता है क्या कह रहे कि नेता राहुल गांधी जैसा नहीं होना चाहिए। अविश्वास प्रस्ताव किसके खिलाफ है? स्पीकर के खिलाफ। उनके निशाने पे कौन है? राहुल गांधी, विपक्ष का नेता। विपक्ष के नेता के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं, माफ कीजिएगा, बिड़ला के खिलाफ। और ये पहला प्रस्ताव नहीं, ये चौथा प्रस्ताव, इससे पहले 3 आ चुके हैं, ठीक। और तीनों प्रस्तावों की भाषा यही थी, कोई भी प्रस्ताव पारित नहीं हुआ, ये भी नहीं होगा, ये हमें पता है संख्या बल के हिसाब से। पहला प्रस्ताव जो आया था इस देश के अंदर वो 18 दिसंबर 1954 को आया था, मावलंकर साहब होते थे, ठीक। उन पर भी इसी तरीके के आरोप थे। वो क्या था कि स्पीकर अर्जेंट मोशन और सवालों की अनुमति देने में निष्पक्षता नहीं बरतते, अर्जेंटमेंट मोशन, कॉलिंग अटेंशन मोशन, वो आरोप था उस टाइम 1954 के अंदर। बिड़ला साहब का रिकॉर्ड दिखा दीजिए मुझे, आज तक उन्होंने कौन सा अर्जेंटमेंट मोशन वो किया है, मंजूर किया आज तक? एक कौन सा कॉलिंग अटेंशन मोशन उन्होंने स्वीकार किया, वो बता दीजिए। ये बात तो 1954 से चल रही है। दूसरा विश्वास प्रस्ताव आया था हुकम सिंह के खिलाफ, वो था नवंबर 1966 के अंदर, विपक्ष के वही आरोप थे जो न्यूट्रल नहीं है, फला नहीं। और तीसरा आया था अप्रैल 1988 में बलराम जाखड़ के खिलाफ। तो आज ये चौथे श्रीमान ओम बिड़ला जी। मेरा जो आपको कहने का सबब है, मैं उस सारी चीज को लगातार फॉलो कर रहा हूं। आज
श्रीमान किरण रिजिजू सरकार के मंत्री है ना, राज्य मंत्री है, कैबिनेट मंत्री है, जो भी, वो ये बता रहे थे कि संसद के अंदर, लोकसभा के अंदर विपक्ष का नेता कौन होना चाहिए? राहुल गांधी नहीं होने चाहिए। समझिएगा, मतलब सत्ता पक्ष का तो तय करे ही करेंगे ये, विपक्ष का नेता भी ये तय करेंगे। और चर्चा क्या कर रहे थे वो मैं बताऊंगा था आपको। राहुल गांधी विदेश जाते हैं सेशन के दौरान, ये अविश्वास प्रस्ताव का मुद्दा था। विदेशों में जाकर के क्या बोलते हैं, ये मुद्दा था। चाइनीज राजदूत से मिले, ये मुद्दा था, अविश्वास प्रस्ताव बिड़ला के खिलाफ। राहुल गांधी चीन के राजदूत से मिले, ये भाई साहब कह रहे संसद में खड़े होकर। और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का पूरा डेलीगेशन भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में आया, उसके बारे में नहीं बताया आपने। हमने तो चर्चा की थी उस टाइम में कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से आप एक ही बात सीखता है भारत, सीख सकता है, जो कभी नहीं सीखना चाहेगा, क्योंकि लोकतांत्रिक देश है, कि वन पार्टी रूल कैसे स्थापित किया जाए। इसके अलावा तो उनको कुछ नहीं पता। क्या पता है कुछ? बीजेपी और उनमें एक ही समानता है कि दोनों की मंशा एक है, एंड गेम, के वन पार्टी रूल लागू करना है। वो भी यही चाहते हैं। वो आए बीजेपी मुख्यालय के अंदर, उन्होंने मीटिंग की। क्या करने आए थे वो? आपको तो चीनी राजदूत से मिलने में आपत्ति है, ठीक? अगर वो चीनी राजदूत भारत विरोधी है तो वो भारत में अपॉइंटेड कैसे है? और भारत का विपक्ष का नेता, हाँ, और भारत का विपक्ष का नेता उससे क्यों नहीं मिल सकता है, ये बता दीजिए। ठीक, मैं जो आपको कहना चाह रहा हूं आशीष भाई कि देखिए, प्रस्ताव किसके खिलाफ है? विश्वास स्पीकर साहब के खिलाफ। और पूरी सरकार, उसके सारे वक्ताओं का प्रस्ताव किसके ऊपर है? राहुल गांधी के ऊपर। राहुल गांधी ने क्या बोला, जर्मनी में क्या बोला, अमेरिका में क्या बोला, हम इंडियन स्टेट से लड़ रहे हैं। विपक्ष का नेता कौन होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए? विपक्ष का नेता कौन होना चाहिए? क्यों? क्योंकि आशीष चित्रा जी तो धमका के बोलते हैं, तो वो तो होने ही नहीं चाहिए। तो मुद्दे की बात करते हैं, सरकार को वहां मारते हैं जहां हिट करता है, तो वो नहीं होने चाहिए। फिर प्रियंका गांधी को बोलने के लिए खड़ा किया, वो बोलने लगी तो उसको दूसरे का नाम ले दिया। इस तरह की कंटेंट। सुबह जगदम्बिका पाल थे, उसके बाद तरनेती बैठे हुए। आप इस पूरे अविश्वास प्रस्ताव का मजाक बना रहे हैं क्या? ये प्रस्ताव पारित नहीं होगा, आप तो पहले निवेदन दिया था उस दिन से कह रहे हैं। उसकी गंभीरता का तो मजाक मत उड़ाइए ना। इसके देश की जो स्थापित मूल्य हैं, परंपराएं हैं, उनका तो तबाही मत कीजिए। बाकी तो आपने कर दिया सारा ठीक। सवाल ये है, अविश्वास प्रस्ताव, मैं कह रहा हूं आशीष चित्रांशी अच्छे आदमी, कोई उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया है, वो उनकी कमियां बता दे। जब पूरी चर्चा हो जाएगी 10 घंटे की, उसके बाद वोटिंग हो जाएगी, बात खत्म, परिणाम सबको पता है। लेकिन उसमें विपक्ष का नेता कहां से फायरिंग लाइन में आ गया? सवाल तो ये है। जब भी संसद का कोई भी विपक्ष का नेता बोल रहा था अभी इस पूरी अविश्वास प्रस्ताव के दौरान, गोगोई से लेकर के कोई भी बोले, सरकार को छेड़ने की कोशिश करे, आप मुद्दे पे बोलिए। गोगोई का पूरा भाषण सुनिएगा, इसका अपना क्या नाम है, संसदीय कार्य मंत्री रिजिजू का पूरा भाषण सुनिएगा। अगर एक भी लाइन उसकी मुद्दे पे हो, तो एक सेंटेंस कह रहा हूं आपको, उसको छूट है। ये कहां लिखा हुआ है संविधान के अंदर कि जो कुछ आशीष चित्रांशी बोलेंगे उसको तो ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा, और जो मैं बोलूंगा, मेरे तो आगे मुंह के आगे मैदान है, सरकार मेरी। यहां लाकर के खड़ा किया हुआ है। और ये बात, इसकी समस्या आशीष भाई फिर वही आएगी, आप कहोगे कि मीडिया इस मामले में सरकार का जो भी कुछ है। अगर मीडिया इस पूरे माहौल का मोमेंटम का बिल्डअप ये बनाए कि आज ओम बिड़ला की कामकाज की अग्नि परीक्षा है, किस तरीके से उनको दिया जाता है, वो तो चर्चा ही खत्म होगी, ना पहले ना बाद में। सरकार ने विपक्ष को फटकनी दी, विपक्ष का ये कर दिया, राहुल गांधी को सबक सिखाया। अब ये एडिंग सुनेंगे कल आपको कहीं भी, कल जो पमेरियन मीडिया के अखबार है, प्रचार पत्र, उसमें आपको कहीं भी ये नहीं मिलेगा कि स्पीकर के खिलाफ प्रस्ताव या राहुल गांधी हमले, उसमें राहुल गांधी टारगेट। तो हर जो संवैधानिक मर्यादा थी डिप्टी स्पीकर के चुनाव को लेकर के, 7 साल हो गए, कोई पूछने वाला नहीं। अमित शाह जी को बड़ा गुस्सा आ रहा था, कह रहे थे कि पहले डिप्टी स्पीकर का चुनाव करते हैं, उसके बाद वो करेंगे, क्या दिक्कत है, करो। क्यों? क्योंकि डिप्टी स्पीकर का प्रस्ताव, उसकी पद की परंपरा ये है कि वो सत्ता विपक्ष के पास जाएगा, और ये चांस नहीं ले सकते। पिछली बार तो ले सकते थे, पिछली बार भी नहीं लिए इन्होंने। क्यों? क्योंकि इनका संविधान में भरोसा नहीं। चेयर हो, चेयरमैन राज्यसभा हो, स्पीकर लोकसभा हो, ये उसके साथ क्या व्यवहार करते हैं। और बिड़ला साहब का व्यवहार तो पूरी दुनिया के सामने जग जाहिर है। अपने क्या नाम है, जो धनखड़ थे जगदीप, उनका व्यवहार पूरी दुनिया के सामने जग जाहिर था। अब जो नए आए हैं उपराष्ट्रपति, उनका व्यवहार में भी कोई लंबा चौड़ा अंतर नहीं दिखा मुझे। कि जब प्रधानमंत्री बोल रहे हो, सत्ता पक्ष बोल रहा हो, तो उनके चेहरे पे गजब की मुस्कान होती है, उसके लिए आप पता नहीं कौन सा शब्द प्रयोग करते हो। और जब विपक्ष बोल रहा होता है, नाम लेते ही उनकी भौहें तन जाती है। और फिर वो ये देखते हैं कि इसको आदमी को मैं कितनी बार इसका
जो मोमेंटम है उसको तोड़ करके इसको डिस्टर्ब करो। चेयर का काम संचालन ना होकर के डिस्टर्बेंस का हो गया। ये पूरी परिस्थितियां हैं। आप कहते रहिए लोकतंत्र, जिस तरह का तंत्र है ये सारा देश देख रहा है। और अब तो लेटेस्ट ये आ गया कि संसद से कौन सा सवाल पूछा जाएगा, कौन सा नहीं पूछा जाएगा, ये भी पीएमओ तय करने लग गया। पीएम विदेश जाएंगे तो उससे पहले उनको कैबिनेट की मंजूरी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो कौन से समझौते करेंगे। तो संसद कैसे चलेगी वो भी क्लियर ही है आपको। ये तो 7 साल की बात है, संसद तो आप 12 साल से देख रहे हैं, 14 से देख रहे हैं ना किस तरीके से संसद संचालित की जा रही है। बता दीजिए, आप तो हर चीज पर नजर रखते हैं, आज तक इस देश के किस समसामयिक मुद्दे पे कौन सा कॉलिंग अटेंशन मोशन या एडजर्नमेंट मोशन कौन सी चेयर ने मंजूर किया, एक का नाम बता दीजिए। तो लोकतंत्र का एक छलावा है। जो कुछ ये लोग कर रहे हैं ये इस लोकतंत्र को हाँ करे, और उसकी मंशा साफ हो जाती है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ, जो वो आकर के डेलीगेशन इनसे मिलता है, वहां नाम दूसरे का ले रहे हैं। राहुल गांधी इंडियन स्टेट से लड़ रहे हैं, आज रिजिजू कह रहा है वहां पे खड़ा होकर, राहुल गांधी अविश्वास प्रस्ताव किसके खिलाफ है, बिड़ला के खिलाफ या राहुल के खिलाफ? एक सूत्रीय एजेंडा उसी पे लगे हुए सारे के सारे। एक लाइन की बात इस देश के लोगों को समझ लेना चाहिए। जब ये कहते हैं ना कि राहुल देशद्रोही है, तो आप तत्काल समझ लीजिए कौन देशद्रोही है। जब ये कहते हैं कि संविधान फलाना संविधान की धज्जियां उड़ा रहा है, तत्काल समझ लीजिए ये बेसिकली जो करते हैं उसको तत्काल राहुल गांधी के नाम पर चढ़ा देते हैं, बिल राहुल गांधी का फाड़ देते हैं। जो करते हैं ये जब कहे राष्ट्रद्रोही राहुल गांधी, ये मान लीजिए इनसे बड़ा राष्ट्रद्रोही कोई नहीं है, कोई नहीं है। और इस पर डिबेट होनी चाहिए, एक नेशनल डिबेट होनी चाहिए कि इस देश में राष्ट्रद्रोही कौन है, कौन है, राहुल गांधी या मोदी। इसी पे सीधी चर्चा। अगर राहुल गांधी को दिन भर देशद्रोही सब करते हैं तो देशद्रोही राहुल गांधी या मोदी क्वेश्चन मार्क लगा के एक नेशनल डिबेट होनी चाहिए, मुझे लगता है। बिल्कुल भाई, सुबह से वो क्या कह रहा है, सुबह से सब लग जाते हैं ड्यूटी पर। राहुल बेसिकली इनके लिए, मतलब आप सोचिए ना, आज तक इस मामले में तो शायद नेहरू और इंदिरा भी पीछे छूट जाए, राजीव गांधी, सब लोग। राहुल इस जितना इस देश के नेताओं की जुबान पर आए हैं भाजपा, इतना कोई नहीं आया। इनका नार्को या लाई डिटेक्टर टेस्ट करवा लीजिए, इनके भीतर से जो धड़कन है उसमें भी धड़कन की भी जो बीट होगी वो राहुल राहुल निकलती होगी। क्यों इतना कोई क्यों नाम लेता है? ये तभी नाम लेता है जब जानता है कि यही दहन करेगा। जब ये पता होता है, भीतर से अंतरात्मा ये जानती है कि यही दहन करेगा, तो ये बार बार नाम जुबान पर आती है। 14 से 19 तक इनको फिर भी जो है फिर भी काम चलाऊ था, डिप्टी स्पीकर वगैरह था। 14 से 19 5 साल में पता चल गया भारतीय जनता पार्टी को कि इनकी जो लोकप्रियता है वो 5 साल से ज्यादा चलाने भर की नहीं है। इनके कर्म और इनकी लोकप्रियता में इतना विरोधाभास है कि 5 साल में सब एक्सपोज हो गया। फिर 19 से जो शुरू हुआ है, इसका अंत कब होगा कुछ पता नहीं, कुछ नहीं पता है इसमें। जरा लाइए सुनवाइए गोगोई की और बाइट, फिर इस कार्यक्रम को खत्म करेंगे। सुनवाइए। जो स्पीच में जब अगर पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्ट तो नेता विपक्ष के बोलते हुए 20 बार उनके बीच में इंटरवेंशंस आते हैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय के, पैनल ऑफ चेयरपर्सन, उस समय जो चेयरपर्सन होते हैं, सीनियर मेंबर्स ऑफ ट्रेजरी बेंचेस, डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, 20 बार नेता विपक्ष को बार बार संयोजित तरीके से मोशन ऑफ थैंक्स टू प्रेसिडेंट्स एड्रेस, जो इतना महत्वपूर्ण चर्चा है, 20 बार उनको इंटरप्ट किया गया। किस कारण से, किस उद्देश्य से? बस इतना ही कि नेता विपक्ष ये बात कहना चाहते थे कि जिस समय भारत के सेना को अपने देश की मुखिया की जरूरत थी, तो देश के मुखिया ने कहा जो भी उचित लगता है कर लो। इस बात पे तो आ चुका है नहीं, ये बात उस दिन भी आ गई थी बात, रक्षा मंत्री जी ने कह दिया था, गृह मंत्री ने कह दिया था, तो अब उसका क्या उल्लेख है? सर किस ये फरवरी 26 में के बाद ही तो ये लाए हैं। आपने कहा कि जब मोशन लाया जाता है डिटेल होना चाहिए, डेफेमेटरी नहीं होना चाहिए। तो ये जो हम कह रहे हैं कि द स्पीकर ऑफ द हाउस डिड नॉट अलाउ द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन टू स्पीक, सर आई एम मेयरली सब्सटेंशिएटिंग। सुना आपने? इसमें सबसे इसकी हाईलाइट अगर समझेंगे तो बेसिकली अब कई बार क्या लगता है ना हेमंत भाई,
कि अपोजिशन के नेताओं का जवाब आसन ही देने के लिए उतावला है, आसन ज्यादा उतावला है। मतलब जो आसन पे जो भी बैठा है, वो बिरला हो, पाल हो, ये ज्यादा उतावले हैं कि कितने जल्दी हम राहुल को रोक दें, कितने जल्दी गोगोई को रोक दें, कितने जल्दी अपोजिशन को रोक दें। मतलब उनके मुंह के बीच में कभी आसन को तो ये देखे नहीं था, आसन तो संचालित करता था। ये क्या है, गृह मंत्री पे आप बोल रहे नहीं 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 मैं रूलिंग दे रहा हूं। अरे रूलिंग स्केल लगा के रूल तो खींच नहीं पाओगे, रूलिंग दे रहा हूं। फिर मैं इसको इस आसन पे कंटेम्प्ट की कीमत पर भी मैं बोलता हूं। ये क्या मतलब, आप संचालित कर रहे हैं कि एक तरफा जवाब दे रहे हैं विपक्ष को? हेमंत भाई नहीं, ये कुछ नहीं कर रहे, ये अपनी नौकरी बजा के अपने नंबर बढ़ा रहे हैं, अपनी रेलेवेंस साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए आप चिंता मत कीजिए, जहां तक सदन का मामला मैं हूं ना, हम हूं ना, उतनी सी बात है। कोई भी चेयर पे हो, चाहे बिरला हो, चाहे धनखड़ हो, चाहे कोई और हो, सबके सबका काम एक रह गया है कि सरकार को बचाना है। जो सुप्रीम कोर्ट का जो रेफरेंस पढ़ रहे थे अपने गोगोई, वो बड़ा महत्वपूर्ण था कि स्पीकर की किस तरह इम्पेकेबल इंटीग्रिटी होनी चाहिए, किस तरीके से बियॉन्ड एनी रीजनेबल डाउट वो न्यूट्रल होना चाहिए। वो सारी बातें उस पर तो क्या कह रहे थे, उस पर तो रिएक्शन कर रहा था सत्ता पक्ष, क्योंकि सबको पता है उन्होंने कैसे क्रांतिकारियों को चेयर पर बिठा रखा है। तो ये तो आशीष भाई बिल्कुल क्लियर ही है कि जो चेयर का काम अब रह गया है वो विपक्ष के मोमेंटम को तोड़ना है, उनको बोलने नहीं देना है। अब जो इन्होंने ये बात कही ना इसी क्लिप के अंदर जो आपने दिखाई कि चेयर ने इतनी बार टोका, होम मिनिस्टर ने इतनी बार टोका, रक्षा मंत्री ने इतनी बार टोका, तो जब गृह मंत्री और रक्षा मंत्री टोक रहे हैं तो फिर स्पीकर को तो फिर अपनी रेलेवेंस और ज्यादा साबित करनी पड़ेगी ना, उसके ऊपर तो और ज्यादा प्रेशर आ जाएगा। और वही काम बिरला करते थे, उसमें क्या गलत बात है? जो भी बैठेगा वो करेगा इनके लिए, नहीं करेगा तो उसका धनखड़ हो जाएगा, उसको यही नहीं पता कि किस बात पे उसकी नौकरी चलेगी। देश का नंबर 2 उपराष्ट्रपति होता है भाई साहब, प्रधानमंत्री से बड़ा होता है प्रोटोकॉल के अंदर वाइस प्रेसिडेंट। कैसे गए आज तक ऑफिशियली पता है आपको किस बात से गए? जब चिट्ठी में क्या लिखा था कि मेरी तबीयत के कारण मैं इस्तीफा दे रहा हूं, बाद में क्या बताया अभी जाकर के मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक थी, फिर इस्तीफा क्यों दिया था? तो आप समझिए उपराष्ट्रपति की नौकरी जा सकती है तो नौकरी सबको प्यारी है। यहां पर संविधान की बाकी चीजों में आप व्यवस्थाओं में घुस गए, यहां संविधान वगैरह पिछली सीट पे चला गया है। नौकरी करनी है तो कर लीजिए, नहीं तो किस समय आप जगदीप धनखड़ बन जाएंगे, कब रविशंकर प्रसाद बन जाएंगे, ऐसे बहुत सारे लोग, कब आप स्मृति ईरानी बन जाएंगे, आपका पता भी नहीं लगेगा। इसलिए उस पूरे इकोसिस्टम को यह बात पता है कि अगर सत्ता में रहना है तो क्या करना है, मोदी जपना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना। ये संविधान, ये व्यवस्थाएं, ये सारी चीजें ये बेमानी कर चुके हैं 12 साल के अंदर। अभी आगे भी देखिए आगे क्या होता है। दिस इज वेरी वरीसम सिचुएशन एज फार एज द पार्लियामेंट एंड डेमोक्रेसी इज कंसर्न्ड। बिल्कुल, चलिए इजाजत दीजिए हमें। देखिए प्रोटोकॉल वगैरह तो वाकई प्रोटोकॉल भी खाली अपोजिशन के लिए है, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री से बहुत ऊपर होता है। और हटाए जाने की एक कारण पर, वो तो विषय पुराना हो गया, लेकिन एक कारण पर चर्चा हुई थी हेमंत भाई, ये आपके भी पास हो सकता है इंफॉर्मेशन आई हो, कि जो तात्कालिक कारण बना था, एक मीटिंग में कोई हंस दिया था और जगदीप धनखड़ को ये एहसास हो गया, खुशफहमी हो गई कि मैं प्रोटोकॉल में बड़ा हूं, मैं उपराष्ट्रपति हूं। इन्होंने टोक दिया कि ये मीटिंग चल रहा है और मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूं और हंस रहे हैं। बस तात्कालिक कारण यही बना था, तत्कालीन। अभी लोग प्रोटोकॉल जो है द्रौपदी मुर्मू को लेकर के ममता बनर्जी को प्रोटोकॉल बता रहे हैं, और ममता बनर्जी ने फोटो दिखा दिया तो मुंह चोखा हो गया सबका कि राष्ट्रपति खड़ी है और प्रधानमंत्री बैठा है कुर्सी पर। हैं, द्रौपदी मुर्मू खड़ी हैं और मोदी बैठे हुए हैं। प्रोटोकॉल के मुताबिक तो अगर राष्ट्रपति खड़ी है तो प्रधानमंत्री जो है घुटना बिल्कुल सीधा होना चाहिए, स्ट्रेट, घुटना मुड़ना नहीं चाहिए, भले घुटना रिप्लेस करवाना पड़ जाए। तो प्रोटोकॉल सब ममता बनर्जी के लिए, स्टालिन के लिए, राहुल गांधी के लिए है, हैं? अब प्रोटोकॉल के लिए आप लोग काल बन गए हो। चलिए अभी फिर आ रहे हैं और बड़ी खबरें हैं इसी संसद भवन से। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।